Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we were discussing in the last lecture the different section of a report. We have discussed some section of the report. We discussed title page, table of contents, abstract, terms of reference. There are some other section now we are going to discuss. The remaining section was procedure. प्रोसीजर क्या होता है जी? इसमें देखते हैं, लिखता है कि आउटलाइंस द मेथड यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर्स, ऑब्जर्वेशंस, ये चीज़ उसने मेंशन की। कहता है कि यहाँ पर कोई भी जो रिसर्च है या रिपोर्ट है, रिपोर्ट भी एक्चुअली एक रिसर्च ही है, तो उसका एक मेथड होता है कि किस तरीके से उसको कंडक्ट किया गया। तो जो मेथड है वो यहाँ पर प्रोसीजर में या मेथडोलॉजी की हेडिंग हो सकती है, मेथड की हेडिंग हो सकती है, या जैसे प्रोसीजर की आपके सामने हेडिंग है, तो इसमें मेथड मेंशन किया जाता है रिपोर्ट का कि किस तरीके से आपने उसको कंडक्ट किया, कैसे आपने इंफॉर्मेशन गैदर की। रिपोर्ट जो है वो मुख्तलिफ नेचर की होती है। अगर तो आपकी रिपोर्ट, आपकी रिसर्च वो सर्वे टाइप की है, जिसमें आप लोगों की राय जाके जानकर, लोगों की राय मालूम करके फिर आप अपनी रिसर्च करते हैं, तो इसके अंदर आपके लिए जो चीज़ें दरकार होंगी वो इंटरव्यूज़ होंगे कि आपने लोगों से सर्वे किया, लोगों की राय जानी, कैसे जानी है इंटरव्यू के थ्रू, और क्वेश्चनियर्स जो आपने उनसे सवाल किए। इसी तरह कोई साइंस तरीकाकार है तो वहाँ पर ऑब्ज़र्वेशन हो जाएंगी कि जो आपकी ऑब्ज़र्वेशन थी, जो आपने चीज़ नोट की वो क्या, तो ये सी चीज़ें प्रोसीजर में आ जाएंगी। आर रिसर्च या कोई और रिसर्च है या एक्सपेरिमेंटल है, तो आप वहाँ पर अपना बताएंगे कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट था और एक्सपेरिमेंट की ये चीज़ें शर्तें थी, ऐसा इन्वायरमेंट था। वो चीज़ें जो भी साइंस के जो लोग हैं जानते होंगे तो अपने मुताबिक इसको लिखेंगे। तो नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कहता है जी, लिखता है कि मे बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड प्रोसीजर, के टर्म्स ऑफ रेफरेंस और प्रोसीजर ये दोनों हेडिंग जो यूज़ की गई हैं, इनकी बजाय आप जस्ट इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे सकते हैं। डिपेंड करता है रिसर्च की नेचर पर। आउटलाइन द कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड एंड पर्पस ऑफ द रिपोर्ट। इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ होगी, आपने यहाँ पर अपना जो रिपोर्ट है उसका पर्पस बयान करेंगे और इसके साथ साथ बैकग्राउंड बयान करेंगे कि आप किस तरह, किन वजूहात की बिना पर, कौन से इश्यूज़ थे जो आपको इस रिपोर्ट की तरफ लेकर आए, इस काम को सॉल्व करने की तरफ लेकर आए। डिफाइन टर्म्स एंड सेट्स लिमिट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। को टर्म एंड कंडीशन आपकी, या सॉरी टर्म्स यहाँ पर इस्तिलाहात हैं, टर्म्स एंड कंडीशन के माने में नहीं जा रहा ये। इस्तिलाहात को टर्म्स आपकी स्पेसिफिक टर्म्स हैं, जैसे साइंस के जो लोग हैं उनकी कोई स्पेसिफिक टर्म वहाँ पर यूज़ की गई हैं, या किसी भी फील्ड के कोई लोग हो सकते हैं, उन्होंने कुछ ख़ास टर्म वहाँ पर यूज़ की है अपने फील्ड से अकॉर्डिंगली। फॉर एग्ज़ाम्पल
आप कोई एक बड़ा नाम है, आप बार बार आपने वो यूज़ करना है उस इदारे का नाम या उस नावल का नाम, आप उसकी बजाय जस्ट शॉर्ट नेम लिख देते हैं, जस्ट उसका एब्रीवेशन बना के लिख देते हैं, तो वो आपकी अपनी बनाई हुई टर्म है, आप उसको वहाँ पर एलेबोरेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जहन में एक आ रहा है कि एक नावल था जिस पर मैंने रिसर्च की थी, वो नावल है एन अमेरिकन ब्रैट। अब जिस पर रिसर्च की गई थी वो बार बार उसका जिक्र आना था, तो इस तरह कोई भी रिसर्चर एन अमेरिकन ब्रैट को बार बार लिखने की बजाय AAB यूँ लिख दे और वो शुरू में उसको बता दे कि जहाँ भी AAB लिखा होगा कैपिटल में विल बी रेड एज एन अमेरिकन ब्रैड। एन अमेरिकन ब्रैड पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा उसको। तो इस तरह उन टर्म्स की वहाँ पर हम एलेबोरेट कर देंगे पहले ही से। सेट लिमिट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन की कोई लिमिट्स हैं, कोई बाउंड्री है, तो आप उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे कि मेरी रिसर्च यहाँ जस्ट इस स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव को ही इन्वेस्टिगेट करेगी, इसके अलावा दीगर कोई है पर्सपेक्टिव उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। The reader or the audience can easily identify what the report is about। ये मेन चीज़ बताई कि इंट्रोडक्शन पढ़ते ही ऑडियंस या रीडर जान जाए कि आपकी रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है। हाउ इंफॉर्मेशन वॉज गैदर्ड, आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है कैसे की है, एंड वाई द रिपोर्ट इज नीडेड, और इस रिपोर्ट की ज़रूरत क्यों है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए आपके रीडर को विद द हेल्प ऑफ योर इंट्रोडक्शन। मेनली यूज इज पास्ट टेंस एंड कैन बी रिटन लास्ट बट इज प्रेजेंटेड फर्स्ट। ये भी एक मेन चीज़ बता दी उसने, चूँकि इंट्रोडक्शन में भी हम एक किस्म की समरी ही बयान की जा रही होती है, वो भी डिटेल वाइज, तो इसलिए कहता है कि ये भी पास्ट टेंस में लिखा जाता है और लास्ट में लिखा जाता है, लेकिन इसको स्टार्ट में लगाया जाता है, स्टार्ट में प्रेजेंट किया जाता है इसको। तो नेक्स्ट है कि फाइंडिंग आर डिस्कशंस, ये हेडिंग। For this section, avoid using the headings findings or discussion। कहते हैं इस सेक्शन के लिए आप जस्ट ये हेडिंग यूज़ करें कि फाइंडिंग्स अकेला या डिस्कशन अकेली, ये हेडिंग यूज़ करें। तो इससे एवॉइड करना है आपने। इंस्टेड create heading and subheading that identify the main issues or problem। बल्कि कहता है कि हेडिंग और सब हेडिंग बनाएं जो कि आपके मेन इशू को आइडेंटिफाई कर रही हों, मेन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हों। यहाँ पर एक्चुअली आप अपनी रिसर्च की रिजल्ट्स बयान करेंगे कि आपकी रिसर्च के रिजल्ट्स क्या हैं। तो यहाँ पर लिखता है जी फाइंडिंग्स, क्या चीज़ आप यहाँ पर ऐड करेंगे। व्हाट वाज फाउंड ड्यूरिंग द रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन, कि आपकी रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या चीज़ नज़र आई, क्या आपने उसमें प्रॉब्लम का आंसर आपको क्या मिला। गिव द फैक्ट्स ओनली, जो चीज़ आपको मिली है जस्ट उसकी हकाइक बयान कर दें। नो इंटरप्रिटेशन बाय द राइटर ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट का राइटर उसकी
इंटरप्रेट उसको नहीं करेगा, इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा, उसकी तशरीह नहीं करेगा, जस्ट एज इट इज़ बयान कर देगा कि मुझे ये मिला। ऑडियंस के सामने अपना रिजल्ट जस्ट पेश कर देगा, रिजल्ट्स को एलेबोरेट नहीं करेगा। टेबल्स, ग्राफ्स और डायग्राम्स कैन बी यूज्ड, ये चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जा सकती हैं। मस्ट बी रेलेवेंट टू द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो प्रॉब्लम बताए गए थे, जो इश्यूज बताए गए थे, उससे मुतल्लिका फाइंडिंग्स होनी चाहिए। ये ना हो कि वहाँ पर इशू कुछ और था और फाइंडिंग किसी और क्वेश्चन के निकलाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका इशू था, आपने फाइंडिंग आपकी उसी इशू को सॉल्व करने वाली होनी चाहिए, उसी इशू की का सलूशन होनी चाहिए, ना कि किसी और तीसरे इशू का। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरेंज्ड इन ए लॉजिकल ऑर्डर, एक लॉजिकल ऑर्डर में इसको बयान करें आप अपनी रिसर्च को, इसको फाइंडिंग्स को, with heading and subheading. Discussion. You may also be required to analyze, interpret and evaluate the findings. अब यहाँ पर फाइंडिंग्स में डिस्कशन में इस हेडिंग के अंडर यहाँ पर अब आप अपनी फाइंडिंग्स को यहाँ एनालाइज भी करेंगे, एवेल्यूएट भी करेंगे, इंटरप्रेट भी करेंगे। द डिस्कशन ड्राज टुगेदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फाइंडिंग्स। डिस्कशन क्या करती है जी? आपके फाइंडिंग्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको करीब करती है, उनको आपस में इंटरलिंक्ड करती है, उनको आपस में जोड़ती है, डिफरेंट पार्ट्स को। एंड may refer to findings of the studies and or theories, और ये फाइंडिंग्स अदर स्टडीज़, और आपकी फाइंडिंग्स यहाँ पर एक तो आपके अपने पार्ट्स को टुगेदर करती है, दूसरा दूसरों की जो स्टडीज़ थी, जो पहले रिसर्च फील्ड के अंदर आपसे मुतल्लिका जो दूसरे लोगों की फाइंडिंग्स थी, जो आपने उनका जिक्र लिटरेचर रिव्यू वाले पार्ट में किया या इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड में किया, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में आपने डिफरेंट स्टडीज़ को बयान किया, वहाँ उनकी जो फाइंडिंग्स थी, यहाँ पर डिस्कशन में आप अपनी फाइंडिंग को उनकी फाइंडिंग के साथ, उनकी थीरीज़ के साथ इंटरलिंक करेंगे, इंटर रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। और लास्ट में है कंक्लूजन, ब्रीफ स्टेटमेंट्स ऑफ द की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। आपकी जो की फाइंडिंग्स हैं रिपोर्ट की, जो बुनियादी फाइंडिंग हैं, उनको आप जुमलों में, एक जुमले में बयान कर देंगे, शॉर्टली उसको आउटलाइन कर देंगे। फुल एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन फाइंडिंग्स आर डिस्कशन। पूरी तफसील तो वहाँ पर डिस्कशन में बता दी गई, यहाँ आप पूरी तफसील नहीं बताएंगे, जस्ट उसको शॉर्ट करके चंद जुमलों में वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। अरेंज्ड टू द मेजर कंक्लूजन कम फर्स्ट। यहाँ पर अरेंज करें अपनी बात को, सो द मेजर कंक्लूजन कम फर्स्ट, ताकि मेजर जो कंक्लूजन है, बुनियादी जो नतीजा है, आपका समरी है आपकी फाइंडिंग्स की, वो सामने आ सके। शुड रिलेट डायरेक्टली टू द ऑब्जेक्टिव्स सेट आउट। और इसके साथ साथ आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, ये जो कंक्लूजन है, कहता है कि इसके अंदर आप डायरेक्टली तौर पर अपने ऑब्जेक्टिव्स आपने जो बयान किए थे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में,
मकासद अपने बयान किए थे, या इंट्रोडक्शन में आपने मकासद बयान किए थे, या ऑब्जेक्टिव्स की आपने अलग से हेडिंग बनाई थी। उन ऑब्जेक्टिव को आपकी फाइंडिंग्स यहाँ पर रिलेट करेगी। आप बताएंगे कि मेरे मकासद ये थे और उनको मैंने कैसे अचीव कर लिया थ्रू दिस फाइंडिंग। ये आप यहाँ पर कंक्लूजन में मेंशन करेंगे। तो नेक्स्ट कहता है जी, फॉलो लॉजिकली फ्रॉम द फैक्ट्स इन द फाइंडिंग्स आर डिस्कशन। यहाँ पर कहता है कि लॉजिकली आप फॉलो करेंगे किन चीज़ों को जी, जो चीज़ें आपने फाइंडिंग्स में या डिस्कशन में जो फैक्ट्स आपने रिवील किए थे उनको आप लॉजिकली यहाँ पर लिखेंगे। मस्ट बी कंप्लीट इनफ फॉर रिकमेंडेशन टू बी मेड फ्रॉम देम। और आपका कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल मुकम्मल होना चाहिए। और इसके साथ साथ कहते हैं यहाँ पर रिकमेंडेशन भी होनी चाहिए। रिकमेंडेशन का अलग से भी उसने हेडिंग में बताता है वो कि नोट नॉट ऑल रिपोर्ट्स गिव रिकमेंडेशन, कि रिकमेंडेशन जो है कोई नेसेसरी पार्ट नहीं है, तमाम रिपोर्ट्स ऐसा नहीं करती, वहाँ पर तजावीज़ नहीं दी जाती, although it is a part of a report. The opinion of the writer of the report about possible changes or solution to the problem, including who should take action, what should be done, and when and how it should be done. आपने कोई चीज़ बता दी, या जैसे आप कोई ऐसे लिख रहे हैं पाकिस्तान के मसाइल पर, तो ऐसे लिखते वक्त आप वहाँ पर मसाइल लिखते चले जाते हैं। लिखने के बाद एंड में आप बताते हैं कि किस तरीके से किन तजावीज़ पर अमल करते हुए इन मसाइल से निपटा जा सकता है। तो यहाँ पर भी आप अपनी ओपिनियन पेश करते हैं, तजावीज़ पेश करते हैं कि रिपोर्ट में क्या मुमकिन तब्दीली आ सकती है, और इसके साथ साथ आपकी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, कैसे उससे निपटा जा सकता है, और फर्दर कहता है कि कौन लोग इससे निपट सकते हैं, कौन लोग इसका इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं, और किस तरह क्या काम होना चाहिए, कौन सी सरगर्मी होनी चाहिए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कौन सी सरगर्मी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप रिकमेंडेशन में बयान करेंगे। नेक्स्ट है रेफरेंसेस। यहाँ पर भी उसने मेंशन कर दिया नॉट पार्ट ऑफ द वर्ड काउंट। आपके जो वर्ड्स हैं कि कितने वर्ड्स होने चाहिए उसका हिस्सा यहाँ पर नहीं है, इसको काउंट नहीं किया जाता, काउंटिंग में नहीं लिया जाता। जस्ट रिकमेंडेशन तक आपकी रिपोर्ट थी, जो आपका रिसर्च वर्क था यहाँ तक मुकम्मल हो चुका। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि रिपोर्ट का हिस्सा बनती हैं। रेफरेंसेस लाजमी हिस्सा है ये भी रिपोर्ट का। यहाँ पर आपने जो जो सोर्सेज आपने यूज़ किए थे, जहाँ जहाँ से आपने डाटा कलेक्ट किया था, वहाँ आप उन सोर्सेज को एक ख़ास स्टाइल में मेंशन कर देंगे कि यहाँ यहाँ इन सोर्सेज से मैंने डाटा पिक किया है। और उसका बताता है कि APA स्टाइल एक ख़ास स्टाइल है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल, और ऐसे A से भी कुछ उसका बनता है। तो ये ख़ास स्टाइल है, इसको हम पढ़ेंगे बाद में अपने आने वाले लेक्चर्स में। तो इसको यूज़ करते हुए रेफरेंसेस बनाई जाती हैं। नेक्स्ट कहता है जी बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी भी ज़्यादातर ये रिक्वायर नहीं होती, हम इसको नहीं लिखा करते, although references is the necessary part. List any sources that were read for the research
but were not cited in the report. बहुत ही खूबसूरत बात आसान से लफ्ज़ में कह दी गई कि वो तमाम सोर्सेज जो कि रिसर्च कंडक्ट करते वक्त जिनसे हेल्प ली गई, लेकिन इनको लिखा नहीं गया, वहाँ से डाटा कलेक्ट करके लिखा नहीं गया आपकी इस रिसर्च वर्क में। आपने जस्ट वैसी हेल्प ली थी, पढ़ा था वहाँ से, लेकिन वहाँ से डाटा पिक नहीं किया आपने किसी भी तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो उन बुक्स को, उन सोर्सेज को, उन आर्टिकल्स को आप यहाँ पर बिब्लियोग्राफी में मेंशन करेंगे। बिब्लियोग्राफी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड काउंट। बिब्लियोग्राफी जो है इसके भी वर्ड काउंट नहीं किए जाते। नेक्स्ट है अपेंडिसेस। अपेंडिसेस में क्या है जी कि नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, ये भी अक्सर रिक्वायर नहीं होती, लाजमी नहीं होती कि आप इसको लिखें। एडिशनल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, इजाफी मुतलका इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी जाती हैं। में इंक्लूड इंटरव्यू, क्वेश्चंस, सर्वेज, ग्लोसरी एट्सेट्रा। अपेंडिसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड काउंट। एक बात तो ये बता दी कि इसके वर्ड काउंट नहीं किए जाते, और दूसरी बात ये कि अपेंडिसेस में एडिशनल मुतलका रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है। मिसाल के तौर पर आपने रिसर्च की थी, रिसर्च करते वक्त आपने इंटरव्यू लिया, तो इंटरव्यू में एज इट इज़ जो लोगों ने बातें लिखी, बयान की, आप उनको मेंशन कर सकते हैं। बल्कि इंटरव्यू को क्या मेंशन करना था, इंटरव्यू मेंशन नहीं किया जाता, बल्कि उसके जो क्वेश्चंस हैं, सॉरी, वो मेंशन किए जाते हैं। क्वेश्चन यार, आपने जो लोगों को सवालनामा तकसीम किया था, मुख्तलिफ सवालनामे आपने तकसीम किए, वो यहाँ पर एज इट इज़ ओरिजिनल कॉपी यहाँ पर लगा दी जाती है। तो इस तरह मुतलका इजाफी मालूमात यहाँ पर हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ तक जी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जैसे ये जो असाइनमेंट हमने पढ़ी यहाँ तक कंप्लीट होगी। अब ये असाइनमेंट, इसमें जो डाटा लिया गया, कहाँ कहाँ से लिया गया, उसके रेफरेंसेस दिए गए हैं। ये इस तरीके से रेफरेंस दिए जाते हैं। तो इनको हम डिटेल में देखेंगे हम बाद में, जो हमारा टॉपिक आएगा रेफरेंसेस को हमने कैसे लिखने हैं, तो उसमें हम इसको देखेंगे। एपी स्टाइल की मैं बात कर रहा था कि एपी स्टाइल में जो एब्रीविएशन बनता है वो है, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये एपी स्टाइल है रेफरेंसेस का। डिफरेंट स्टाइल्स हैं, उनमें से एक ये स्टाइल है, इसको हम फॉलो करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में इसी को फॉलो किया जाता है। होपफुली आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।